न्याय पत्र 2024 में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यह वार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस के न्याय और गारंटी पर नजर डालें तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ है। कई ऐसी बातें हैं जो जवाब मांग रही है, प्रश्न कई हैं। बीजेपी से प्रश्न है कि क्या है न्याय पत्र में जो मुस्लिम लीग की याद दिलाता हो। क्या बीजेपी को कांग्रेस के वादों में देश तोड़ने वाला कुछ नजर आ रहा है? अगर हां तो क्या? वहीं कांग्रेस से सवाल है कि बहुसंख्यकवाद क्या है। जब आप कह रहे हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के बाकी नागरिकों जैसा अधिकार देंगे, तो बताइए तो कि अधिकारों का हनन कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है? पोशाक की बात हिजाब से नहीं जुड़ती क्या? आज कोशिश इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की। पहले सुन लीजिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुरेश गर्ग जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर सीबी यादव और राधेश्याम भारती राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गर्ग साहब, आपसे शुरुआत। न्याय पत्र 48 पन्नों का है और अगर इतना ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका एनालिसिस कर लिया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। अब मुझे ये बताइए, इसमें मुस्लिम लीग वाला क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि इन्होंने 4-5 चीजें बताई है। 5 न्याय और 25 गारंटी की बातें करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि धारा 370 जो है उसके बारे में हिंदुस्तान में या राजस्थान में बोलने की कहाँ जरूरत है? मुझे ये बताओ कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है क्या? ये भारत का से अलग क्यों समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर को? तो इससे पता लगता है कि ये मुस्लिम लीग का जो है उसी से संबंधित है। दूसरा, ये 3 तलाक की बातें करते हैं कि हम 3 तलाक का जो कानून है उसको वापस करेंगे। भाई क्यों? एक महिलाओं को बोला है, इसके अंदर बोला है इस चीज के, उस चीज को भी दर्शाता है। फिर ये कहते हैं कि साहब ईडी सीबीआई को हम कमजोर करेंगे। भाई क्यों करेंगे हम ईडी सीबीआई को कमजोर? क्यों करेंगे ईडी सीबीआई को? ईडी सीबीआई तो आपके टाइम पे लाई हुई है। तब क्या हुआ था? केवल 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है जब से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जिसके बाद में 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है। ये भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग तो ये चीज है, यही चीज है ना। मुस्लिम लीग की छाप बताइए। आज खड़गे जी ने खुद ने बोला है, आप अगर खड़गे जी का भाषण देखोगे तो उसमें खड़गे जी ने खुद ने बोला है। खड़गे जी ने बोला कि साहब धारा 370 की बातें यहाँ पे कर रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी क्यों नहीं करेंगे? धारा 370 से पता है आपको कितना बड़ा फायदा हुआ है। वहां की जनता सुख चैन से है। इन्होंने ये बोला था कि धारा 370 हट जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। आज नहीं, लेकिन घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि 370 हम वापस ला रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि 370 को, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये 370 पे खड़गा जी ने आज बोला है कि 370 पे यहाँ पे चर्चा करने की क्या जरूरत है जब जम्मू एंड कश्मीर। अरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर अलग पार्ट थोड़ी है। आज खून की नदियां बह गई क्या जम्मू एंड कश्मीर में? 35,000 करोड़ रुपए के लगभग प्रतिवर्ष का खर्चा आता था। कंफ्यूज होंगे आप स्पीचेस पर। नहीं, आप स्पीचेस पर। हमारे 2 मिनट गर्ग साहब, मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए। देखिए, हम सब जानते हैं मुस्लिम लीग की सोच क्या थी और मुस्लिम लीग की छाप क्या होगी, है ना? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसमें ऐसा क्या है जो आपको मुस्लिम लीग की छाप वाला दिख रहा है? मुझे ये बताइए, राम मंदिर का विरोध कौन कर रहा है? तो ये मुस्लिम लीग की छाप है। ये मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस विरोध कर रही है ना राम मंदिर का। कहां विरोध कर रही है? किया इन्होंने। राम मंदिर बन रहा था। हाँ। कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि साहब अभी इसको सुनवाई को डिले करिए। इसका मतलब हमने तो इनको इनवाइट किया था कि आइए राम मंदिर। पर घोषणा पत्र में कहा है सर? घोषणा पत्र आप कह रहे हो ना? तो सब घोषणा पत्र की यही तो बातें हैं जो ये चीज दर्शाती है कि ये मुस्लिम लीग जैसा इनका घोषणा पत्र है। अब देश के विकास की बात करते हैं। मोदी जी ने तो 10 साल के अंदर 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था लिया। इन्होंने तो भ्रष्टाचार में डुबो दिया था पूरे हिंदुस्तान को। आप देख लीजिए। ठीक है, मैं एक चीज में जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज में यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप ये आपत्ति उठा रहे हैं या जब कांग्रेस के चेहरे ये आपत्ति उठा रहे हैं कि 370 के बारे में राजस्थान में क्यों बोल रहे हैं, तो केंद्र की सरकार है, केंद्र अपने फैसलों को ही तो गिनाएगी। तो केंद्र अपने फैसलों को गिना रही है। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो उन फैसलों पर क्या मूड बनाते हैं। प्रोफेसर सीबी यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद कुछ चीजों को मैंने भी पढ़ने की कोशिश की। थोड़ा सा जो मैं कंफ्यूज हुआ उस पर मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। सवाल नंबर 1 तो यह है
कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, कांग्रेस को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो स्वप्निल जी, जो झूठ की मशीन बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं 3 तलाक खत्म करने के बाद हमें कहीं बताना कि इस पेज पे इस नंबर पर है। दूसरे ईडी सीबीआई इनको कमजोर करने के बाद संवैधानिक सुधारों की बात हुई है। मतलब नहीं, पर मैं तो आपके पेज उठा रहा हूँ ना सीबी साहब, मैं तो आपके पेज उठा रहा हूँ ना, आप मेरे सवाल पे आ जाएं प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, कांग्रेस ये क्यों कह रही है? ठीक है, अब पहले मैं आपके जवाब पे आऊं। मैं आपसे जो मोदी जी ने बोला है उस पे एक सवाल आपसे और बीजेपी के पैनलिस्ट से औरों से आपसे पूछता हूं। आजादी से पहले मुस्लिम लीग का गठजोड़ किससे था? सवाल नंबर 1 किससे था? कौन मुस्लिम लीग से गठजोड़ किसने किया था? मेरा सवाल ये है। आजादी के बाद मुस्लिम लीग मतलब टीडीपी से गठजोड़ किसने किया था? नंबर 2, 2 राष्ट्र सिद्धांतों का जब मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया, जब घोषणा की थी, तो सबसे पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और मैं ये गारंटी पूरा करूंगा, मैं ये सवाल उनसे लूंगा, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है कम से कम उसका जवाब तो दे दें। इसलिए जरूरी है। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन अब आप मेरे सवाल पर आ जाएं। देखिए, अब मैं इस सवाल को इस तरीके से नहीं पूछना चाह रहा था, मैं अपने सवाल को रिफ्रेम करता हूं। देखिए, बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मंदिर बन गया और लोग खुश हैं तो ये बहुसंख्यकवाद हो गया? अगर कोई कहीं पर खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है और वो उसको लगाकर खुश है, अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार कर रहा है, तो क्या ये बहुसंख्यकवाद हो गया? आपको इससे आपत्ति है? इस लाइन का मीनिंग क्या है? नहीं, आपको किस जगह ये महसूस हुआ? ये पूरा घोषणा पत्र के भीतर हमने संविधान के अनुच्छेद 15, 16, आपका पेज नंबर 7, आपका पेज नंबर 7 आपने लिखा है अल्पसंख्यक, आपका पेज नंबर 7 आपने लिखा है अल्पसंख्यक और उसकी बॉटम लाइन है पहले पैराग्राफ की। देश के संविधान में मौलिक अधिकारों में एक जगह बहुसंख्यक शब्द दिखा दीजिए आप। अरे पर आपके घोषणा पत्र में बहुसंख्यक शब्द दिखा रहा हूं ना मैं। नहीं, आप बताइएगा तो ये बहुसंख्यक कहां से आया? हमेशा जो देश के संविधान में जो शब्द प्रयोग होंगे उन्हीं की तो बात। अरे पर मैं कह रहा हूं बहुसंख्यकवाद कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी ने बहुसंख्यकवाद के नाम पर कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये बताना कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है? कब्जा करने का काम किया ना सीबी साहब, क्वेश्चन कितना सिंपल है। अगर आप लिख रहे हैं बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है तो आपने कुछ तो महसूस किया होगा। मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या महसूस किया भाई? नहीं, आप तोड़ मरो, आप देखिए न्याय पत्र को आप नहीं, ये समझेंगे आपके मैनिफेस्टो में है सर। सनातन विरोधी लोग हैं, ये समझेंगे नहीं किसी चीज को। ये सनातन विरोधी लोग हैं, समझेंगे ये लोग। मेरे 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं मांगूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपसे आपकी बात तो पूछ लूं ना सीबी साहब। मैं सीबी साहब एक सवाल और आपसे ले रहा हूं। आपने ये लिखा है कि कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और आपने पीसी में राहुल गांधी ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में बाकी नागरिकों जैसा अधिकार दिलाया जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, कहां हनन हुआ इन अधिकारों का? ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं ना। पूरा जवाब देने का समय मिलेगा। आप देखिएगा, देश का संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 29, 30 है ना। दूसरी चीज, आप इसको गलत पेश कर रहे हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात घोषणा पत्र में नहीं है, भाषाई अल्पसंख्यकों की बात भी और बिल्कुल है, की भी बात है। बिल्कुल है, मैं मान रहा हूं। और यही सब और इसीलिए तो बिटवीन द लाइन्स जा रहे हैं ना दादा हम लोग। यही सब देश के संविधान में, और हम यही तो कह रहे हैं न्याय पत्र क्या है। इस देश के संविधान का जो आपको जहां मैसेज देना था आपने दे दिया, लेकिन आपका दिल ना टूटे इसलिए आपका जो सवाल था वो मैं एक बार पूछ लेता हूं। मैं पूछ लेता हूं गर्ग साहब, जब अगर कांग्रेस आपसे ये पूछ रही है कि मुस्लिम लीग से गठजोड़ किसने किया था इतिहास में आजादी से पहले, आप बता दें। दो राष्ट्रों का सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? इनके जो प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक रहे थे, कि सरकारी संसाधन पहले किसका हक है? ठीक है, अल्पसंख्यकों का हक है। क्यों है भाई अल्पसंख्यकों का हक? क्या बहुसंख्यक नहीं है? नहीं, आपने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए, आपने अभी भी टुकड़े करने की मंशा रखते हो। आप टुकड़े गैंग के साथी हो, आप लोग टुकड़े गैंग के साथी हो।
आप सवाल से यही बर्दाश्त होता कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाए, इसके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं होता। 2 मिनट इसके अलावा कोई बर्दाश्त नहीं होता। मुस्लिम लीग से किसका गठजोड़ था, थोड़ा सा बता देना। धर्म के विरोधी लोग हो आप लोग। आप इसका जवाब देंगे क्या? तो अगर मान लो अगर किसी अत्याचारी के ऊपर बिल्डोजर चल जाता तो आपको तकलीफ इस बात की है? 3 तलाक से आपको तकलीफ क्या है? अगर मुस्लिम महिला को अगर फायदा मिल रहा है तो उससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जब टीडीपी के साथ आपने गठजोड़ किया जम्मू कश्मीर में, जब आप जम्मू कश्मीर में, हमने अगर पीडीपी से समझौता किया, इसके बाद का रिजल्ट देखा, पत्थरबाजी खत्म हो गई वहां पे। आज 370 हम हटा पाए, उसके बाद हम 370 हटा पाए। क्या वो मुस्लिम लीग से गठजोड़ नहीं था? गठबंधन होने के बाद में आप देखिए आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, राधेश्याम भारती जी 2 मिनट। सीबी यादव साहब आपको रोक रहा हूं मैं। राधेश्याम भारती जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए मुस्लिम लीग से कंपैरिजन करना, इसका मतलब यह है कि आप बात कर रहे हो कि कुछ वादे देश तोड़ सकते हैं और कुछ चीजें बंटवारे की ओर बढ़ा सकती हैं। क्या आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नजर आ रहा है राधेश्याम जी? देखिए स्वप्निल जी, मैंने सीबी साहब 2 मिनट रोक रहा हूं मैं आपको प्लीज। और जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे तो कहीं लग नहीं रहा कि इस तरह का आपत्तिजनक कोई कुछ घोषणा पत्र में कांग्रेस के में है। नारी न्याय की बात की गई है, किसान कृषक न्याय की बात की गई है, युवा न्याय की बात की गई है, हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है। आप बताइए, उसमें विभिन्न वादे किए हैं, ऐसा कौन सा वादा? हाँ, एक बात इन्होंने जैसे उसमें कही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, ये इसमें इन्होंने कहा है। तो ये आप बताइए कि क्या गलत कह दिया इसमें कि भाई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इसमें कौन सा गलत है? नहीं, लेकिन राधेश्याम जी, अगर मैं सबूत तलाशने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जातिगत आरक्षण वाला मसला है, क्या वो लोगों को तोड़ने वाला नहीं है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देंगे एक ही नेशन में, तो क्या ये लोगों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने वाला नहीं है? अगर आप बहुसंख्यकवाद को अपने निशाने पर लेते हैं और उसको कोट करना जरूरी समझते हैं, तो क्या ये वैमनस्यता बढ़ाने वाला नहीं है? देखिए, ये एक अलग प्रश्न हो गया कि उसका औचित्य कितना है, कितना सही है, कितना गलत है, इस पर समीक्षा की जाए तो निश्चित रूप से देखिए अनेक ऐसे बिंदु हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो मुमकिन नहीं लगते और जिससे जो है देश में जातीय संघर्ष हो सकता है। हाँ। इस तरह की व्यवस्थाएं हम देख सकते हैं इसमें। अब आप देखिए कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय राजस्थान में, दूसरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब में इन्होंने ओएसपी की बात की थी, बढ़ चढ़ के उसको चुनावी मुद्दा बनाया था। हाँ। कि ओएसपी को हम जो है कानून बनाएंगे, और इस बार उसका जिक्र ही नहीं है। तो छोड़ दिया इस घोषणा पत्र से। घोषणा पत्र में इस बार जिक्र ही नहीं है उसका। हाँ। तो ऐसी कई बातें हैं देखिए कांग्रेस के घोषणा पे जो जमीनी हकीकत रखते लगते नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे हैं, देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ऐसे लग रहा है, स्वयं ने नहीं पढ़ा होगा, वरना इसमें इस तरह की जो मुस्लिम लीग वाली और जो ऐसी बातें हैं वो कहीं ऐसे लग नहीं रही। लेकिन मैं एक बार फिर सीबी साहब आपके पास आ रहा हूं। आपको भी कानून की ठीक ठाक समझ है, अच्छी खासी समझ है। आप लोगों ने ये लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेंगे, उन्हें बरकरार रखेंगे। साथ ही आपने आगे जोड़ा है कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये व्यक्तिगत कानून क्या है? यह है पर्सनल लॉ, है ना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। पर्सनल लॉ, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। नहीं, व्यक्तिगत कानून क्या? व्यक्तिगत कानून तो पर्सनल लॉ होगा ना। बहुत सारे निजता का अधिकार, आपके मीडिया पर जो प्रहार कर रहे हैं उनमें सुधार। नहीं, 2 सेकंड, टॉपिक पे रहते हैं ना प्लीज। मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत कानून तो पर्सनल लॉ होगा। अब पर्सनल लॉ में सुधार मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि ट्रिपल तलाक आप वापस लेंगे? आप क्या कह रहे हैं इसमें? बिटवीन द लाइंस क्या है? मतलब आप स्वप्निल जी थोड़ी पत्रकारिता का, नैतिकता का न्यूनतम मापदंडों का पालन कर लीजिए। सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आप पे अटैक कर रहा होता यादव साहब।
पर्सनल लॉ क्या है? कैसे जोड़ देंगे? पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ का मतलब जो इस देश के नागरिकों से जुड़े हुए कानूनों और जो कानूनों के भीतर जो चीजें हैं, जैसे निजता का अधिकार है, एलजीबीटी के अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो नहीं, 2 सेकंड, नहीं, 2 सेकंड। ये आपका अल्पसंख्यकों के आपके पेज नंबर 8 पे, नहीं, आपके पेज नंबर 8 पे 2 सेकंड, आपके पेज नंबर 8 पर, आपके पेज नंबर 8 पर सर, सीपी साहब, आपके पेज नंबर 8 पर जो कि अल्पसंख्यकों के अंडर में आया है, उसी में आपने ये व्यक्तिगत कानून लिखा है, तो ये अल्पसंख्यकों का ही व्यक्तिगत कानून होगा ना। मैं कहां इसमें तोड़ मरोड़ रहा हूं सर? ये लाइन आपने एलजीबीटीक्यू कॉलम में नहीं लिखी है। थोड़ा इसे आप देखेंगे, पेज नंबर 8 में भी खोल लेता हूं, आप देखिए। चलिए खोल लीजिए। ये जो न्याय पत्र लिया है, ये मारने वाले नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी हैं, ये मानेंगे नहीं। देखिए गर्ग साहब, नहीं, गर्ग साहब मैं अटैक नहीं कर रहा, गर्ग साहब नहीं, 2 सेकंड, मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, कैसे मानेंगे? मैं यहाँ पर बिल्कुल अटैक नहीं कर रहा हूँ, प्रोत्साहित करने वाले, ना मेरा इन पर अटैक है ना मेरा आप पर अटैक है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर हो रहा है। विशेष को मानने वाले लोग जल्द हाजिर हो रहे हैं, मानेंगे इन चीजों को। और गर्ग साहब मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल यह है, मैं सीपी साहब आ रहा हूं आपके पास, 2 मिनट बस। गर्ग साहब सीधा सा सवाल है, अगर इस देश में अल्पसंख्यकों की बात कर लें या मुसलमानों की बात कर लें तो वो सीधे सनातन का विरोध हो गया? नहीं, देखिए सनातन का विरोध तो मैं आपको बता देता हूं। नहीं, फिर इंटॉलरेंट कौन है? मेरी बात सुन, मैं बता देता हूं ना आपको। सनातन इन्होंने खुद ने ही जब न्यायालय के अंदर बताया कि राम काल्पनिक है, इन्होंने बताया जो राम सेतु है उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के ऊपर आपने मैनिफेस्टो पर अटैक किया है, मैं मैनिफेस्टो पर हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं। मैनिफेस्टो के लिए हम बता रहे हैं ना, व्यक्तिगत कानून को, चलो व्यक्तिगत कानून क्या है, आपसे ये कह रहा हूं, अल्पसंख्यकों के अधिकार को क्या मतलब है? किस बात का अल्पसंख्यकों का अधिकार, किस बात की विशेष दर्जा? टिकट का अधिकार है, राजनीतिक टिकट का अधिकार तो दे रहे हैं ना। विधानसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? हमारे यहाँ परंपरा है जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट का अधिकार। तो आप ये मानते हैं कि मुस्लिम जीतते नहीं? आपने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति के लायक समझा, किसी दूसरे मुस्लिम को आप जीतने लायक नहीं समझ रहे? बताइए कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देते हैं। आपने एक मुस्लिम को कैंडिडेट जीत के आपने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति पद के लायक समझा और आप दूसरे मुस्लिम को ये कह रहे हैं कि वो विधायक बनने लायक नहीं है। तो देश भर में जो मुस्लिम विधायक बन रहे हैं ऐसे ही बन रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये मैं यही तो कह रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ एक वर्ग विशेष के ऊपर कंसंट्रेट कर रखा है। कहां से? 48 पन्ने हैं, 48 पन्ने। हम साहब किसानों पर भी है, कानून लाएंगे, युवाओं पर भी है, नौकरी पर भी है, कास्ट पर भी है, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है सरकारी, एलजीबीटीक्यू पर भी है। ये समझ में आता है। ऐसा कौन है जिसको छोड़ा? ये वर्ग विशेष के ऐसा कौन है जिसको छोड़ा? हिंदू धर्म के विरोधी लोग। मेरी बात सुनिए, 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं जब आपने किसान, युवा, महिला, काम करने वाले तमाम लोगों को जोड़ दिया तो आप मुस्लिम की भी तो बात करेंगे ना। इन्होंने कर दी, ये तो उसमें इंटॉलरेंट क्यों होना है? यही कह रहा हूं कि ये आज आपने देखा उनका खड़गे जी का स्टेटमेंट। खड़गे जी ने क्या बोला 370 के लिए कि 370 का यहाँ पे आके अरे भाई क्यों, क्या मैंने भी स्टेटमेंट दिया राजस्थान या भारत का पार्ट दिया, मैंने उस पर भी स्टेटमेंट दिया ना। ये चीज से दर्शाता है कि ये केवल वर्ग विशेष के लोग बाग हैं, केवल उसमें विश्वास करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात जनता इसका जवाब दे रही है। नहीं, इनको अभी भी है ना विपक्ष का नेता लायक तक नहीं आएगी। ठीक है सीपी साहब खुद बोल रहे हैं। सीपी साहब वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। सीपी साहब मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो, यह आप वादा कर रहे हैं। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि पोशाक में क्या, कुर्ता पजामा पहनने पर आज तक आपत्ति नहीं उठी, शेरवानी पहनने पर आज तक आपत्ति नहीं उठी, हिजाब पर उठी, तो आप ये हिजाब के लिए लिख रहे हैं? मैं जवाब दे दूं ना। हाँ। कम से कम मुझे जवाब देने का समय मिलेगा ना। हाँ। पहली चीज तो आप ये जो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 6, 7 और 8 को आप देखेंगे। हाँ। तो ये भागीदारी न्याय है। हाँ। ये अल्पसंख्यकों पर नहीं है। हाँ। आप करेक्ट कीजिए। हाँ। गलत बोल रहे हैं। नहीं, हिस्सेदारी न्याय है, सामाजिक न्याय है। और उसके बाद आपने अगले पेज पे अल्पसंख्यक लिखा है, अगले पेज पे आपने अल्पसंख्यक लिखा है। ये तो अल्पसंख्यक नहीं, वो तो एक पॉइंट है। हाँ। वो तो एक पॉइंट है। तो उसी का पॉइंट का तो सवाल मैंने आपसे लिया था ना। नंबर 1 चीज मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 2 चीज अभी अपने सेंटेंस को, आपके सेंटेंस का जवाब देता हूँ। दोबारा से पढ़िए अपने सेंटेंस को, दोबारा से पढ़िएगा। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी प्रत्येक नागरिक की तरह, प्रत्येक नागरिक
की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। अल्पसंख्यकों का कौन सा पोशाक विवादित है? अल्पसंख्यकों का कौन सा पोशाक विवादित है? आप देखिए, प्रत्येक नागरिक की अरे भाई मान लिया, प्रॉब्लम कहां हो गई? मान लिया, क्यों हो गई प्रॉब्लम? नहीं मान लिया, प्रत्येक नागरिक एक ही चीज पर कंट्रोवर्सी बनी, पोशाक को लेकर एक ही चीज पर कंट्रोवर्सी बनी, वो थी हिजाब। आप उसी को टारगेट कर रहे हैं ना? पत्रकार आपको कहां गलत लगा? अरे भाई मुझे गलत लगने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कांग्रेस ने ये लिखा है तो कुछ सोचकर लिखा होगा ना। सीबी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको इसलिए लिखा क्योंकि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भोजन का पोशाक नहीं मिलना चाहिए। पोशाक बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। तो आप कहिए ना, पोशाक कौन सी पोशाक विवादित रही अब तक? कौन सी पोशाक विवादित रही अब तक? नहीं मिलना चाहिए। अगर यादव साहब मिले, प्रत्येक नागरिक, ठीक है, मैं कह रहा हूं जहां पर नियम है उसको फॉलो किया जाएगा, जहां यूनिफॉर्म का नियम है उसको फॉलो किया जाएगा। केरल में यूनिफॉर्म फॉलो होता है ना? केरल में यूनिफॉर्म फॉलो होता है। आप केरल में तो नहीं कह रहे कि हम हिजाब पहनवाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या ये पोशाक आप हिजाब को लेकर ही लिख रहे हैं ना, और किसको लेकर लिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है ये। हाँ। क्योंकि न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। स्वप्निल जी, तो सर आप मैनिफेस्टो लिख रहे थे, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठ गए? नहीं, मैं आपसे, हाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि खत्म तो ये चुनाव है ही संविधान बचाने का और संविधान खत्म करने का। अब कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर रहे हैं न्याय पत्र के जरिए। संविधान तो सीबी साहब बचा हुआ है। नहीं, आप लोग तो संविधान को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। अरे संविधान गर्ग साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है। आपके बड़े बड़े लीडर्स, गर्ग साहब लोगों ने तो गर्ग साहब, आपके बड़े बड़े लीडर्स, आपके बड़े बड़े लीडर्स, गर्ग साहब सुन ले गर्ग साहब, आपके बड़े बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं हमको अगर आप 400 से ज्यादा दे दोगे और 410 दे दोगे तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से लाएंगे। क्या लाना है? मजबूत क्या लाना है? निश्चित रूप से क्या बदलाव लाना है? क्या बदलाव लाना है? क्या बदलाव लाना है? हम बदलाव क्या लाना है? बदलाव क्या लाना है? विकसित भारत। अरे विकसित भारत के लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं साहब। बदलाव क्या लाएंगे? बदलाव क्या लाएंगे? आने वाले समय के अंदर अरे आपको तो छाती ठोक कर कहना चाहिए ना कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। कहिए ना, मैं करेंगे ना, यूजीसी लाएंगे। तो आप बोलिए ना कि जब आप ये कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव लाएंगे तो ये बोलना, ये बोलिए ना सीए लागू करेंगे हम, सीए लाएंगे हम, निश्चित रूप से लाएंगे। लागू करेंगे, सीए तो किया ना आपने। हाँ तो कर रहे हैं ना, इनको तो तकलीफ हो रही है उसके अंदर, इनको तो तकलीफ हो रही है ना। राधेश्याम भारती जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार करने के जोश में अतिशयोक्ति बोल गए, या सचमुच इतनी बहस को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स तो हैं जिस पर विचार विमर्श की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़े से उस साइड नजर आते हैं जिस साइड कम्युनिटीज टकरा सकती हैं? देखिए, वो छद्म कुछ भी उसके भाव हैं, स्पष्ट तौर पे हम आरोप भी नहीं लगा सकते। जिस तरह का कांग्रेस में के इस मैनिफेस्टो में दिया उस पे हम स्पष्टतः आरोप नहीं लगा सकते स्वप्निल जी। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी भी तो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं इसकी आड़ में। वो ये कह करके वो हिंदू कार्ड नहीं खेल रहे क्या प्रधानमंत्री जी? तो प्रश्न यहाँ है, जब कांग्रेस ऐसा कर रही है, भाजपा भी पूरी तरह उसी रंग में रंगी हुई है, वो भी तो हिंदू कार्ड के सारे चुनाव को जो है जीतना चाहते हैं इसमें। इसलिए और देखिए आप जो है जो घोषणा पत्र है, मैं पहले कह चुका हूँ, उसकी अनेक बातें ऐसी हैं जो वास्तव में देश को तोड़ने वाली हैं। देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाली हैं। अनेक बातें हैं, अनेक बातें हैं। जाति वाली बात, सीबी साहब जाति वाली बात, फिर तो आपका देश नहीं जाति वाली बात कर रहे हैं आप जाति आधार पर बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? तोड़ने वाला कह रहे हो आप नहीं, दो सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। जैसे जल जंगल की बात कही, आप बताइए जंगल किसके पास है? जो जातियां वहां रह रही है, जनजातियां रह रही हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनके पास है नहीं क्या? तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं? नहीं, लेकिन एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं एक पॉइंट और यहाँ पर बताना चाहता हूँ। राधेश्याम जी एक पॉइंट और मैं रख लेता हूँ, एक पॉइंट और मैं रख लेता हूँ, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। राधेश्याम जी 2 सेकंड। राधेश्याम जी, जब हम विदेश नीति पर आते हैं तो विदेश नीति में कांग्रेस ये बताती है कि एनडीए सरकार के तहत विदेश नीति में आम सहमति से उल्लेखनीय विचलन देखा गया है। अब यहां पर गाजा को कोट किया गया है, गाजा को,
ठीक है, मैं कह रहा हूं और भी तो कंट्रीज थी, रूस, यूक्रेन जहां पर वॉर चल रहा है, या इसके अलावा और भी कंट्रीज, पैलेस्टीन जहां पर वॉर चल रहा है या वॉर की सिचुएशंस हैं। आपने गाजा को पिन पॉइंट किया, तो क्या इसमें थोड़ा सा आपको यह नजर नहीं आता जो मोदी जी बोल रहे हैं? या देखिए गाजा को जैसे इन्होंने किया है, तो गाजा को वो तो स्पष्ट सब समझते हैं कि गाजा को ही क्यों किया गया है। इसमें कहीं उसमें व्याख्या की अलग से जरूरत नहीं है। स्वप्निल जी, अनेक पॉइंट हैं ऐसे जो मैनिफेस्टो में दिए तो गए। अब आप बताइए 30 लाख युवाओं को, जैसे इन्होंने कहा है कि 30 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। कर्नाटक में कितने महीने से सरकार है, जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें कितने, आपके हिमाचल प्रदेश में कितने। यादव साहब, सिंपल सा सवाल है मेरा लास्ट में, मैं लास्ट में आपसे एक सिंपल सा सवाल ले रहा हूं। बहुत सिंपल सा सवाल है कि मान लीजिए कल को आप आ गए, आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जब आप इसको लागू करेंगे देश में वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी? आप गारंटी लेते हैं? आएंगे नहीं, गारंटी लेते हैं इस बात को। इसकी गारंटी नहीं है साहब, विविधता है, इनकी कोई गारंटी थोड़ी है। देश का जो भाईचारा है, वो भाईचारा है, अगर गारंटी होती तो अभी रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती। अगर गारंटी होती तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ता। ठीक है, अगर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।